माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार, नमस्कार, सबका स्वागत। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, अनुमति प्रदान करें तो। अध्यक्ष महोदय, उनका निवेदन मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। निलंबन के बारे में कर रहे हैं, फिर आपको दूंगा। निलंबन के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था, पिछले सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों को और सदन से बहिष्कृत किया गया था और उदार मना हृदय आपने माननीय सदस्य कांग्रेस के सदस्यों को और अनुग्रहित कर लिया, सदन में प्रवेश दे दिया। अब आप मैं माफी चाहते हुए निवेदन करता हूं कि माननीय 2 सदस्य और बहिष्कृत हैं, उनके लिए मेरा आग्रह है कि उनको भी सदन में बैठने की अनुमति जी। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में सहमति व्यक्त की है कि जो निलंबित 2 सदस्य हैं उनका निलंबित समाप्त कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि दोनों का निलंबन समाप्त किया जाता है, वे आकर यहाँ बैठ सकते हैं। और हाँ, सॉरी, क्या सदन की अनुमति है कि दोनों का निलंबन समाप्त किया जाए? सदन की अनुमति से निलंबन समाप्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को बोल लेने दो। आप तो बोल लेना, आप तो बोल लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल हाउस के अंदर जिस तरीके से हाउस के अंदर प्रश्नकाल के बाद नहीं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो राजस्थान का जो इशू हो सकता है ना, तो राजस्थान का मुद्दा जो किसान का मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो। किसान राजस्थान का बच नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान आज कर्जे से दबा हुआ है। किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करना चाहते हैं। तो ये अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नकाल के अंदर ये क्या जब विषय पर उठाया, अध्यक्ष महोदय, कोई सुध लेने वाला नहीं, माननीय प्रतिपक्ष का कोई भी स्थगन नुमाइंदा प्रस्ताव विचारार्थ है। स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा उठेगी तो जवाब दे देंगे हम। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान प्रस्ताव लगा हुआ है और ये इनकी आपस में अंदर के कारण सदन का समय जाया हो रहा है। किसान माननीय सचेतक कांग्रेस के सचेतक गोविंद डोटासरा का स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ है और आसन ने अनुमति दे रखी है। निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। नेता प्रतिपक्ष और आपके सचेतक के बीच की लड़ाई है, इनके आपस के झगड़े को ये सदन में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आपके गोविंद सिंह जी डोटासरा का स्थगन प्रस्ताव है और जब उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब आप बोल देना। अभी आप इसका फायदा उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बीच में आप लाभ लेने के लिए खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि इनको बीच में किसी भी प्रकार का लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने जो इनके कांग्रेस के सचेतक का जब स्थगन प्रस्ताव है और उस पर चर्चा होगी हो गया, अभी बीच में बोलने की मन की आवाज होता है क्या? ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन अवर होने दें, प्रश्नकाल चलने दें। संपूर्ण कर्जा माफ हो, इसमें सरकार जवाब दे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस पूरे नियम और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। आज 50 में स्थगन प्रस्ताव आया है माननीय गोविंद सिंह डोटासरा का और आसन ने बड़ी सहृदयता से उसमें अनुमति दी है। वो स्थगन प्रस्ताव जो विचारार्थ आप लेने पुकारेंगे उस समय सरकार जवाब दे देगी, उसमें कौन डर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, कल दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 यहाँ प्रस्तुत किया गया था गृह मंत्री महोदय के द्वारा और ये प्रश्नकाल है कि हमारे प्रस्तावन प्रश्न क्यों नहीं पूछा? अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावन की स्टेज पर हमारे बिना नियम प्रक्रियाओं के कई मान्य सदस्यों ने कई प्रकार के भाषण दे डाला। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद में कुछ निर्णय लिया गया। क्योंकि निर्णय नीतिगत निर्णय था, हमारी मांग चल रहा था, इसलिए नीतिगत निर्णय के बारे में आपकी अनुमति हो तो गृह मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देना चाहते हैं ताकि पूरे राजस्थान में सारी बात साफ हो जाए कि ये जो विधेयक लेकर आए गृह मंत्री महोदय अनुमति प्रदान करते हैं।
सदन से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय गृह मंत्री बोल रहे हैं इस बिल को पेश किया आप गृह मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। ये सरकार जवाब दे रही है, आप जवाब सुनिए। आपको जवाब सुनने में क्या हुआ? बोल रहे हैं बिल बनाकर आप जवाब सुनिए पहले। आप बिराजिए, जवाब सरकार बिराजो, आप जवाब सुनो। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, सबको बिठा दीजिए ना, आप दे लो। हाँ, मैं प्रश्नकाल में ये भी नहीं हो सकता। प्रश्नकाल व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, आप इस प्रकार की बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हास्यास्पद बात हो जाएगी। तिवारी साहब, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, आप कैसे ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? इस समय व्यवस्था का प्रश्न होता ही नहीं है। इस समय प्रश्नकाल में बिना स्थगित हुए बिना मंत्री का वक्तव्य नहीं होता है। कैसे कर रहे हो आप मुझे? इस प्रकार की बात करेंगे तो कैसे हो जाए? जब नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, संपूर्ण कर्ज माफ किए जाए, तब संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों का हवाला दिया, कहा कि आपका स्थगन प्रस्ताव है, आप उस पर चर्चा कर लीजिएगा, ये प्रश्नकाल है। अब आप प्रश्नकाल के अंदर माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य कैसे दिलवा रहे हैं? सवाल ये है कि प्रक्रिया का अगर आप पालन करें, आप नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो आपने कहा कि अभी प्रश्नकाल है, स्थगन प्रस्ताव आएगा। अभी आपके मंत्रिमंडल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप गृह मंत्री जी का वक्तव्य इस स्टेज पर आप कैसे दिलवा सकते हैं? देखिए, आप कैसे दिलवा? आपका अध्यक्ष महोदय, ये जब बोलते हैं तब तो प्रश्नकाल जाती है, और सरकार जवाब दे रही तो प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं। प्रश्नकाल की गरिमा दोनों तरफ से डिस्टर्ब की जाती है। प्रश्नकाल होता है तो हमने इनको अलाउ किया, जब इनको अलाउ किया तो प्रश्नकाल में मैं गृह मंत्री जी को भी अलाउ करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दे दें। मुझे भी अलाउ कर देना अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अलाउ कर दे 1 मिनट। आपको अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अलाउ कर दे 1 मिनट के बाद नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न पहले आएगा। के बाद आप देखिए, इनके बाद अध्यक्ष, ये गलत है, मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पर। अध्यक्ष आप गिराओ महोदय, वक्तव्य। इस प्रकार से किसी सदस्य के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। व्यक्त की मैंने परिनियत संकल्प किया हुआ है, स्टेटरी मोशन है मेरा, इस पर मेरा संवैधानिक रूप से परिनियत संकल्प है, उस पर बोलने का मेरा अधिकार है, उसके पहले मंत्री नहीं बोल सकते। लोन कंसेंट से आने वाले माननीय सदस्य ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था। ब्राह्मण ने संकल्प किया लेडी में आपको, संशोधन विधेयक लाए, ब्राह्मण का संकल्प आपको लेडी में सरकार को ली कि इनको नहीं संकल्प पूरा करो। बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के आपने ये पेश कर दिया जो नियमों के विरुद्ध है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ ये क्या मतलब जब ऑर्डिनेंस हमने पेश किया, उस ऑर्डिनेंस के ये मक्खी क्यों जीवती मक्खी क्यों निकल रहे हो अध्यक्ष महोदय? सारे आसन की मर्यादा क्यों तार-तार कर रहे हो? और अनुमति लेने के बाद ही 4 तारीख को अनुमोदन। आप माफी मांग रहे हो सदन से माफी मांग रहे हो आप इस बात को? क्या ऑर्डिनेंस लाने की कहाँ जरूरत पड़ी? माफी कहाँ जरूरत पड़ी ऑर्डिनेंस लाने की? भले आदमी कानून लाने की जरूरत पड़ी? प्रतिपक्ष नेता हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं, हम तो निवेदन करना चाह रहे हैं कटारे साहब, आप बहुत सीनियर आज राजस्थान, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को आप वापस लोगे या नहीं लोगे? अध्यक्ष महोदय, अब ये खींच मिटा रहे हैं अपनी, क्यों मिटा रहे हैं मैं बताता हूँ। ये ऑर्डिनेंस हम लाए, ये आपकी खींच, आपने क्यों राजस्थान की जनता पर एक काला कानून लेकर जितने आए? जोर से बोलते हो उससे फेफड़ों में दम मेरे ज्यादा है, ज्यादा आप इस बारे में चिंता मत करना। अगर इसी बात का एक्सरसाइज करनी हो तो ये भी कर सकते हैं। आपने घुटने टेकते घुटनों का जोर तो कम हो गया, अब ये हो जाएगा। जो वैधानिक प्रश्न खड़ा किया, वैधानिक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, मेरा वैधानिक प्रश्न है। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राष्ट्रपति के यहाँ से ऑर्डिनेंस लाने के पहले 4 सितंबर के दिन हमने ये स्वीकृति वहां से प्राप्त कर ली। उसके बाद ही हम 6 तारीख को ऑर्डिनेंस लाए हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति आप चाहे तो मैं पढ़ देता हूं। इन परसेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लोज नंबर 1 ऑफ आर्टिकल 212
3 of the Constitution of India. पढ़ने की जरूरत कहाँ है? President of ये पढ़ने की India कहाँ जरूरत है? approved कहाँ जरूरत है पढ़ने की? regulation of the criminal law. माननीय गृह मंत्री, पढ़ने की कहाँ जरूरत है ये? India 17 ये पढ़ने की जरूरत कहाँ है? माननीय अध्यक्ष जी, ये कहाँ पढ़ने की जरूरत है हमने इनको? पूर्व स्वीकृति ली, उसके बाद ही 4 तारीख को स्वीकृति गवर्नर से पत्र कभी प्राप्त ठप्पा लगा हुआ। लो। 6 तारीख को हमने ऑर्डिनेंस जारी किया, 7 तारीख को इस गजट नोटिफिकेशन हुआ, तो हमने कोई कानून को तोड़ करके ये ऑर्डिनेंस नहीं लाए। एक दूसरा, आप जितने लोग चिल्ला रहे हैं, भले आदमी कम से कम राजस्थान की जनता, अरे चिल्ला रहे हैं। अरे ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। आप भी मत अरे करो। ऑर्डिनेंस आया तब सो रहे थे क्या? क्या करते 1.5 महीने तक क्या कर रहे थे? धमकाने का काम 1.5 महीने तक क्या कर रहे थे? ये धमका 1.5 महीने से सो रहे थे। ये धमका रहे हैं, ये धमका रहे हो यार। सर मारी 1.5 महीने तक ये ऑर्डिनेंस जारी कब हुआ? ये 7 तारीख को जारी हुआ सितंबर को। आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी इसका विरोध कहीं दर्ज नहीं कराया। 1.5 महीने तक आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं, और आज आप बात कर रहे हैं लेना चाहिए। 1.5 महीने तक ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं। ऑर्डिनेंस को पढ़ने का काम नहीं, फुर्सत नहीं, और आपने केवल चिल्लाने का काम कर रखा है। जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को पूरा किया है, और प्रोसीजर और कानून के तहत लेकर के आए। 1.5 महीने तक ऑर्डिनेंस जारी रहा। 1.5 महीने में इनमें से एक ने नहीं पढ़ा, और जाकर के आज चर्चा कर रहे हैं। अरे इसके पहले आप 1.5 महीने पहले पढ़ लेते ना, और इसके बारे में कुछ अपने सवाल खड़े करते, तो आपके ज्ञान का लाभ उठा करके जब हम यह बिल लेकर आए तो जरूर विचार करते। पर 1.5 महीने में ना आप बोले ना प्रतिपक्ष बोला। ये ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं है कि ऑर्डिनेंस है क्या। आज आप चिल्ला के 1.5 महीना आपको मिला था ऑर्डिनेंस के बाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। 1.5 महीने में आप विचार तो व्यक्त करते हैं, और इसलिए ये हत्या नहीं है। कानून जब तक ये क्या ले 1.5 महीने तक पढ़ा तक नहीं, और वापस लो। महीने तक आप आराम सो रहे थे क्या? काला कानून 1.5 महीने बाद समझ में आया ना? पढ़ा ही नहीं, 1.5 महीने से पढ़ा ही नहीं। 1.5 महीने तक जिन्होंने ऑर्डिनेंस पढ़ने की भी फुर्सत नहीं थी, आज यहाँ अपने आप को बादशाह बता रहे हैं। टाइम से समझ में अगर आ जाता, इनके माननीय गृह मंत्री जी अगर समय से सब चीज समझ में आती, तो इनकी ऐसी गति होती क्या जैसी गति अभी हुई पड़ी है। और अभी तो ये और दुर्गति चाहते हैं इस राजस्थान में, और जनता तैयार है इनकी दुर्गति और अधिक करने के लिए। इनको देर से समझ आता है, इनकी प्रजाति को समझ लेना चाहिए इनकी प्रजाति क्या है। बंद करो, बहुत देर से समझ में आता है इनको। ऑर्डिनेंस पढ़ा तक नहीं, 1.5 महीना और आप चिल्ला रहे हो ऑर्डिनेंस में है क्या वास्तव में? इनको अध्यक्ष ये सब स्कोर करना चाहते हैं खुद को इस अखबारों में छपने के लिए, जो चैनलों पे चलने के लिए स्कोर करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। जो विरोध आया इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। एडवोकेट का भी विरोध, पढ़ाई करके आते नहीं है, सामान्य जनता का भी है, हम सब लोगों का भी है। केवल विपक्ष के धर्म को निभाने की हैसियत से ये इस बैल में आके खड़े हैं। गलत बात है ये बिल्कुल एकदम। अध्यक्ष महोदय, कल ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्पेशल बैठक बुलाई, और 2 नियमों पर आपका जो विरोध, सारा जनता ने जिस प्रकार से कहा कि ये जो 180 दिन है ये अधिक है, 90 दिन महाराष्ट्र के एक्ट में है, महाराष्ट्र का एक्ट आज भी सर्वाइव कर रहा है, उस 180 दिन पर विचार करने के लिए। और दूसरा ये कानून तो बना नहीं है, ये हाउस में रखा है, हाउस इस पर डिस्कस करेगा, अपने सुझाव देगा, उस सुझाव के आधार पर जो हमें उचित लगेगा वो हम करेंगे। ये लाते इसीलिए कि यहाँ सब लोग अपनी राय दें, और उसमें कोई कमी खामी रह गई है तो उसको सरकार सुधार करे, इसी के लिए तो लेके आए। और इसलिए आपकी भावना नहीं, हमने सारे राजस्थान के प्रदेश की जनता की भावना का ध्यान रख करके, है ना, मैं स्वयं ही इस पक्ष का आदमी हूँ कि मैं हमेशा इस बात को मानने को तैयार हूं कि हर बात को कानून जब बनाएं तो सब लोगों की सहमति से और राय के द्वारा बने। अगर वास्तव में आपको लगता है कि कानून में कोई कमी खामी है तो डिस्कशन के लिए आया, लेकिन फिर भी ये अगर चिल्लाना चाहते हैं तो मैं इसको
सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए अपना प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं, ताकि ये सेलेक्ट कमेटी में चला जाए, वहां विचार करें और विचार करने के बाद पास करें। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी। कर लेंगे, डिस्कस हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2017 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। पहले तो थूका क्यों और थूकर चाटा क्यों? पहले तो थूका क्यों और थूकर चाटा क्यों? प्रश्नकाल का टाइम है, आगे के प्रश्न लीजिए। अब तो प्रश्नकाल चालू किया जाए, आपकी परमिशन है दोनों तरफ से। प्रश्नकाल चालू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी अनुमति हो तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी बोलिए। आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए, और ये सरकार कमेटियां बना रही है पूरे हिंदुस्तान में। अध्यक्ष महोदय, किसान की कर्ज माफी के लिए कहीं कोई कमेटी नहीं बढ़ती। राजस्थान में ऐसी क्या आपदा गई, किसान ने क्या अन्याय कर दिया कि उसकी कर्ज माफी के लिए कमेटी। प्रश्नकाल आज किसान प्रश्नकाल होने दो। 100 के लगभग किसानों ने आत्महत्या की। अन्य डोटासरा जी, ये प्रश्नकाल है और आपका स्थगन है। आज जब स्थगन के ऊपर चर्चा हो, आपके स्थगन पर व्यवस्था देंगे, उसके बाद बोलना। अभी तो ये प्रश्नकाल है, इस समय बड़ा महंगा है। किसान विरोधी राजस्थान में किसान शुरू कराए, सूचनाएं आती है और माननीय सदस्यों को पूरे राजस्थान को प्रश्नकाल प्रारंभ के माध्यम से मिलती है। इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दो। अरे प्रश्न चलने दो, आपका ही प्रश्न है उसमें। आप और हम आप केवल चिल्लाकर समय जाया नहीं करें। प्रश्नकाल प्रारंभ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। जब किसान आत्महत्याएं कर रहा है और मुख्यमंत्री और मंत्री वोटों को पटाने के लिए इलेक्शन मोड में आ गए। प्रश्नकाल प्रारंभ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बात कर रहे हो, ये तो व्यवधान करेंगे। 50 का प्रस्ताव लिखा है, जब आप पुकारेंगे तो जवाब देने का। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव इन्होंने लगा रखा है। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नकाल है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है और आपका स्थगन है, तो स्थगन पर नहीं बोलना चाहते क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते? आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? जब आपका स्थगन है तो उसमें बोलना। अभी क्यों बोल रहे हो आप? स्थगन पर बोलना, अभी क्यों बोल रहे हो? अध्यक्ष महोदय, आप तो क्वेश्चन ओवर चलाएं। किसानों का कर्जा माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किसानों ने सौंपी है। आप संपूर्ण कर्ज माफी करनी पड़ेगी आपको। माननीय अध्यक्ष माफी नहीं करोगे, टैक्स आपको काम नहीं करने देगा। अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर पे कर लेना, अगर आपको डिस्कशन करना है तो। कौन मना कर रहा है? जीरो आवर पे कर लेना, प्रश्नकाल तो चलने दो आप। किसानों के मुद्दे के प्रश्नकाल चलने दें, जीरो आवर पे स्थगन लगाओ, जवाब दे देंगे हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं किसानों के मसले कांग्रेस वालों ने आप स्वयं किसानों की तकलीफों को जानते हैं। आज संपूर्ण कर्ज माफी सरकार को करनी पड़ेगी। प्रस्ताव मैंने रिजेक्ट किया। अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल चालू करो। अध्यक्ष जी, आपका माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल चालू करो। जब किसान के वोट से आपने 163 लोगों ने इस हाउस को क्या कब्जा करा है? क्या किसान पीड़ित है? आपको नेता पहले उठा चुके हैं। आपका स्थगन प्रस्ताव है, उसमें किसान का कर्ज माफ कर रहे हो क्या?
क्या केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ही आप काम कर रहे हो? बहुत हो गया बेटो, बहुत नहीं हुआ सर। किसान का मुद्दा छोटा नहीं है, किसान की कर्ज माफी होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। आज पूर्ण कर्ज माफी जब तक किसान की नहीं होती हम चैन की सांस नहीं लेंगे। किसान का कर्जा माफ हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में आपको प्रश्नकाल पूरा कराएं सर, प्रश्नकाल चलाएं। और आप ये तो जो स्थगन है पूरा किया था, उस पर इनको बोलना चाहिए जो बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। किसान की कर्ज माफी से बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट में खंड 1 विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अंतर्गत माफी से नीचा खनन क्षेत्र के यातायात के कारण 5 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, अरे क्या जिनका विवरण पृष्ठ 1 पर प्रस्तुत है। किसान के वोट से जीत करके आए हो। उक्त सड़कों का नवीनीकरण सुदृढ़ीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नकाल में बिल वापस लिया जा सकता है, जब प्रश्नकाल को स्थगित करके बिल वापस लिया जा सकता है, तो किसानों की कर्ज माफी की बात क्यों नहीं की जा सकती? क्षेत्र में आती है खैरतल, बघेरी, माछरोली, दौलतपुर, बीबी रानी, पूछना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। सड़क है। दूसरा सिहाली बाबा कुंदन दास के आश्रम से मथुरा दास के आश्रम, गुरगज का मोड़, भगेरी, गोठड़ा, घेणकर, भिंडूसी तक। तीसरी सड़क बीरनवास, मतलवास, जमालपुर, कतोपुर, भोंकर और गेलपुर। ये 3 सड़कें और महत्वपूर्ण हैं जो इसमें खनन क्षेत्र में आती है। और इसके अलावा तो अवैध रूप से खनन के ट्रक आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खैरतल और किशनगढ़ अध्यक्ष महोदय, शहर के बीच से आते हैं, वहाँ बाईपास की भी आवश्यकता है। प्रस्ताव है, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। अनुमति दे रहे हैं, उसमें बोल लें। आप 4 साल तो सोते रहे, 4 वर्षों तक तो सोते रहे। अब चुनाव आया, जब इनको किसानों की याद आई, 5 साल तक, 5 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, जब उस बेचारे गरीब किसान की याद नहीं आई। और 4 वर्षों तक माननीय अध्यक्ष महोदय सोते रहे। अब चुनाव आया, जब इनको किसानों की याद आई। इनको पूछो, 55 साल तक इस राजस्थान पर राज किया, किसानों के लिए क्या किया? सिर्फ किसानों के नाम से इन्होंने राजनीति की है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसान याद आता है, और उसके बाद में जब ये सत्ता में आते हैं तो सो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, में तो ये भ्रष्टाचार करते हैं। ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कमेटी बना दी, वो काम करेगी। अब इनको तकलीफ ये है कि किसानों के हित में जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के इनको तकलीफ है। इनके हाथ में कोई मुद्दा नहीं रहा। आमरीकरण करेंगे, माफ करेगा कांग्रेस इनके, और अपने अपने बताओ किसे कर्जा और किसानों की बात करते हुए ये हालत नहीं होती आप लोगों की। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक जो कांग्रेस के पूरे देश में हालत हुई है वो नहीं होती कभी। 15/6/2017 को हुई थी, जिसमें मुख्य शासन सचिव खान एवं पेट्रोल ने अवगत कराया था कि DMFT फंड में कुल 835.63 करोड़ रुपए हैं, और इनको 17 मई तक जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन सड़कों के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर बजट था, ये इसका अलवर जिले को कितना मिला, और क्या जो मैंने जो उक्त सड़कें बताई है उनका माननीय इस मीटिंग में जो माननीय CS की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी राज्य स्तरीय, उस पर भी हवाला है। और PhD विभाग ने, PWD विभाग ने भी अपने पत्र संख्या दिनांक 6/7/2017 को एक सूची दी, उसमें भी लगभग 45 करोड़ की सड़कें अलवर की अनुशंसा की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने हमारे अलवर जिले को बहुत बड़ी तोहफा दिया है। 968 करोड़ राजस्थान के इतिहास में एक जिले को सड़क के लिए दिया गया हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपका हृदय से आभारी हूं, लेकिन आग्रह करना चाहता हूं, जो आपके पास जो इस DMFT में जो फंड है वो हमारे जिले को मिलना चाहिए। इन सड़कों को आप MDR करें, 7 मीटर CC रोड बनाएं, ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने इन सड़कों का जिक्र किया है।
ये बात सही है, ये बात सही है कि जो आज बेल में खड़े होकर के जो नारेबाजी कर रहे हैं उनको 2009, 10, 11, 12 में शासन करने का मौका मिला और उन्होंने उस समय राजस्थान में जो माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजेंद्र जी राठौड़ पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस समय जो सड़कें बनी उन सड़कों की मरम्मत करने की जरूरत थी। इन्होंने वो मरम्मत नहीं की, इसलिए आज राजस्थान में जब वापस पुनः वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार आई, उस समय 20,000 किलोमीटर सड़कें इन्होंने टूटी हुई विरासत में दी। उनको ठीक करने के लिए हमने 2014 में 4,254 किलोमीटर और 847 करोड़ रुपए पहले वर्ष में हमने खर्च करके सड़कों को ठीक करने का काम किया। दूसरे वर्ष में फिर 800 करोड़ रुपए से 2701 किलोमीटर की सड़कों को ठीक करने का काम किया। तीसरे वर्ष में फिर हमने 800 करोड़ रुपए की लागत से फिर 5,036 किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का काम किया। और इस वर्ष मैं आज हाउस में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की टूटी हुई सड़कों को इस वर्ष मार्च पहले हम 12,000 किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किशनगढ़ बादशाह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनके विधानसभा क्षेत्र में अब हम 250 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में इस वर्ष अभी हमने एक टेंडर लगा रखा है, उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए टूटी हुई सड़कों पर हम खर्च करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि अकेले जिले में इतना काम 968 करोड़ रुपए हम एनसीपीआरबी के तहत लगभग 650 किलोमीटर सड़कें ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज हाउस में यह घोषणा करना चाहता हूं कि अलवर के लिए अगले मार्च तक जो आपने जो सड़कें दी है वो भी और बाकी विधानसभाओं में भी हम 1200 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कों को ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए ये जो किसानों के हितैषी बने हुए हैं माननीय सदस्य, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से ये राजनीति करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में आज अगर ये इतने हितैषी थे तो यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, इन्होंने एक भी गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं किया। उसके बाद में गहलोत साहब के नेतृत्व में 10 साल तक आप जो राजस्थान के किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हो, कर्जा माफ आप ये कह रहे हो किसानों पर राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी किसानों पर राजनीति कर रही है। किसान के सही हितैषी है। आज राजस्थान का किसान डूबा हुआ है और राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है। उस किसान के संपूर्ण कर्जे की हम मांग कर रहे हैं। आप यदि सरकार चलाते हो तो आपको हो सकना चाहिए एक सकारात्मक सोच से उस राजस्थान के किसान का कर्जा माफ करना चाहिए। इस हाउस का दुरुपयोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, ये सड़क टूटे नहीं, ओवरलोड ट्रक आते हैं। 8 क्विंटल की कैपेसिटी की सड़क पर 80 टन के ट्रक वहां से निकलते हैं। मैं क्या मंत्री महोदय, सड़क टूटे नहीं, क्षतिग्रस्त नहीं हो, इसके लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, माइंस और पुलिस सबकी संयुक्त चौकी बनाए, जहां पर धर्म कांटा भी हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरे हों और उनके माध्यम से ओवरलोड जाने वाले ट्रक, अवैध खनन करने वाले ट्रक और जो फर्जी रवाना लेके जाते हैं उनको चेक करके सड़कों को बचाया जाए। और मैंने पहले कहा था, क्या उक्त सड़कें जो जिनको मैंने मांग की है उनको एमडीआर करके उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री महोदय बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बाद से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां अलवर जिले में जो माइनिंग के कारण जो सड़कें टूटती हैं उनको ठीक करने का जो बात कही, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 3 सड़कें अभी आपने बताई,
क्योंकि ये हौला ज्यादा हो रहा है, एग्जैक्ट नाम तो नहीं, लेकिन उन तीनों सड़कों को राज्य सरकार इस वर्ष ठीक करेगी। और दूसरा आपने मांग की है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि हमने पिछले वर्ष अलवर जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के जो ओवरलोडेड व्हीकल चलते हैं उन व्हीकल्स के खिलाफ भी हमने काम करने का कोशिश की है। और हमने 2014-15 में 23,277, 2015-16 में 8,835, 2016-17 में 9,258 और 2017-18 में 3,170। और अगर जहां तक माइनिंग की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने जो स्टोन्स के हैं उनके 2016-17 में 1523, 2017-18 के अंदर 838 और दोनों वर्षों में कुल मिलाकर के 3700 लोगों के खिलाफ हमने इसमें कार्रवाई की है। और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि हम संयुक्त टीम बना करके जो इस तरीके से ओवरलोडेड व्हीकल चलते हैं उन व्हीकल्स के खिलाफ परिवहन विभाग, लोकल प्रशासन और सख्त कार्रवाई करेंगे। और आज चूंकि अलवर हमेशा कांग्रेस के शासन में अलवर जिला हमेशा सुविधाओं से वंचित रहा है, विकास से वंचित रहा है, इसलिए वसुंधरा जी के इस शासन में अलवर जिले के लिए हम विशेष पैकेज देकर के सड़कों का ठीक करने का काम करेंगे। माननीय मंत्री, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ हृदय से आभारी कि अलवर में मुख्यमंत्री जी अलवर की चिंता ये नहीं करें, राजस्थान के किसान की चिंता इनको करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के किसान के लिए दिल्ली में मोदी जी और यहाँ वसुंधरा जी राजस्थान के किसान के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये झूठे इस तरीके से मतलब बार बार किसानों को लेकर के, क्योंकि इनके पास 4 वर्षों में कोई मुद्दा नहीं है। आपने भी देखा होगा नई हाउस में, नई हाउस के बाहर कोई इस तरीके का मुद्दा बना पाए। अब इनके नेताओं ने इशारे किए, किसानों का रोज ना रो रहे। राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है, किसानों के बारे में बोल रहे हैं मंत्री जी, आत्महत्या नहीं कर सकता। सड़कों की बात चल रही है का किसान और राजस्थान अपने स्वाभिमान के लिए जैसा है, कांग्रेस के लोग उस किसान का अपमान कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इन्होंने किसान का अपमान करने का काम किया। राजस्थानी आदमी सेना में जा करके और शहीद हो सकता है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए किसानों से। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, किशनगढ़ बास के अंदर 2014 से लेकर 2017 तक जो मिसिंग सड़कें या पीएमजेएसवाई की जो सड़कें बनी है और वो गारंटी पीरियड के अंदर जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्या मंत्री महोदय उन क्षतिग्रस्त सड़कें जो गारंटी पीरियड में थी उनको ठीक करने का काम करेंगे? और क्या उनके जिनके रहते हुए वो सड़कें बनी है उन अधिकारियों के भी खिलाफ कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जो डीएलपी पीरियड में है, उनको तो हम ठेकेदारों को ताकीद करेंगे कि वो जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई वर्षा के कारण या अन्य कारणों से, तो उसको ठीक करें। और चाहे चौमू हो चाहे किशनगढ़ बास हो, ये माननीय वसुंधरा जी की सरकार पूरे राजस्थान में जो टूटी हुई सड़कें हैं, इस वर्ष हम लगभग 12,000 किलोमीटर मार्च पहले करेंगे और 10,000 किलोमीटर बाद में करेंगे। तो जो टूटी हुई सड़कें हैं उन सब सड़कों का अध्यक्ष मैं महोदय आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम ठीक करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस तरह से कांग्रेस ने पिछले शासन में अलवर जिले को पीडब्ल्यूडी की सड़कों के मामले में विकास से वंचित रखा है। अलवर शहर की सारी सड़कें गांव की जैसी तब्दील हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी सड़कें आज ऐसी खराब अवस्था में हैं, जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर की सारी सड़कों को कब तक ठीक करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अलवर शहर से आने वाले माननीय विधायक ने, माननीय सदस्य ने शहर की सड़कों के ठीक करने की बात कही। इनकी मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपए शहर में सड़क ठीक करने के लिए दिया और उसकी जो बचत है लगभग 10 करोड़ रुपए। तो जो बाकी आपके शहर की टूटी हुई सड़कें हैं उन 10 करोड़ से हम ठीक करवाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मंत्री जी, मुख्य सड़कें और 2, 4, 5 ऐसी रह गई हैं
जो शहर को लिंक करती है सारा जिला, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, वहां से होकर निकलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप उन सड़कों की भी घोषणा करें जो अलवर मुख्यालय से होकर सारे जिले को जाती हैं, उन सड़कों को भी बनाने की अलग से घोषणा और करें माननीय मंत्री महोदय। आप अलग से चैम्बर में दे देना, उनका भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीपल उपखंड में सारी सड़कें जर्जर हो गई हैं। पहले तो मैं कांग्रेस के माननीय विधायकों को कहूंगा कि किसानों के समर्थन में आत्महत्या कर रहे दो चार किसानों आत्महत्या कर रहे 2-4 एमएलए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या मांस की सड़कें रामगढ़ में भी ठीक कराएंगे? रामगढ़ में भी मांस की सड़कें 4 है और साथ में मंदिर और मस्जिद की सड़कें भी आप ठीक करवाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है हमारे सार्वजनिक मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब मेरे पीपल में सड़कें बहुत टूटी हुई है। सदन की कार्यवाही नहीं दिख रही है। 1 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं और 1 बजे केवल शासकीय बिजनेस लिया जाएगा, बाकी सब बिजनेस निरस्त करता हूं। जय हिंद। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार 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 नमस्कार। अधिसूचना है श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहिए। राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, श्री राजेंद्र राठौड़। प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। कर्ज माफी का लॉलीपॉप सरकार देने की बातें कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चर्चा करा नहीं रहे हो। कार्य सूची की अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की निम्नलिखित सदन की मेज पर रखूंगा। श्री यूनुस खान। एम लेखक सदन की मेज पर रखता हूं। इस राजस्थान में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। वार्षिक मैं आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की बात कीजिए। 2015-16 सदन की मेज पे रखता हूँ। सुनी जानी चाहिए। 2016-17 सरकार नहीं सुन रही महोदय। मैं आपकी अनुमति से नामांकित वार्षिक प्रतिवेदन माफ होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आपके सरकार की स्थिति है। सलाहकार में 35वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कैसे जाओगे? अध्यक्ष महोदय, सलाहकार समिति की बैठक सोमवार दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को मध्याह्न 12 बजे माननीय अध्यक्ष के विषय में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 24 अक्टूबर 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक सदन में अग्रतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर 2017 राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 उपबंध संशोधन एवं पारण। कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री प्रद्युमन सिंह, रामेश सिंह यादव जी नहीं है। श्री प्रद्युमन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जनलेखा समिति 2017-18 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद 31 आपदा प्रबंधन सहायता विभाग से संबंधित मामलों का जनलेखा समिति 17-18 का 185वां प्रतिवेदन। श्री घनश्याम तिवारी। पूरा थोड़ी पढ़ना है। आप रखिए आप हाउस ऑर्डर में
इनको बोलने दीजिए, आप रखिए, आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे, इनकी एक बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार धन लेखा समिति 2017-18 के 44 प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री सुरेंद्र पारेख, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2017-2018 के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री ज्ञानचंद पारेख। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2017-18 के 5वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत लिए जाने वाले विधेयक राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017, श्री डॉक्टर राम प्रताप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को विचारार्थ लिया जाए। विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालन करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री जोगाराम पटेल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 पर अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमति दी। किसान के हित के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बिल है, किसान की संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल है। और मेरे प्रतिपक्ष के साथी किसानों की बात करते हुए, जब किसानों की बात आती है, जब हाउस के फ्लोर पर कोई बात हम कह सकते हैं और उस वक्त हो हल्ला करते हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसानों के कितने हितैषी हैं। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाकर 4 साल तक जब सत्ता में रहे, तब तक 5 साल तक, उसके बाद 4 साल तक एक भी बात किसान की नहीं की। जब किसानों ने इनको नकार दिया, जब किसानों ने इनको पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया, जब किसानों ने इनको घुसने नहीं दिया और इन्होंने यात्रा के नाम पर किसानों को बरगलाने की कोशिश की और वहां भी किसानों ने मना कर दिया, तो यहाँ हाउस में हल्ला करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। और अभी तो 24 है, अगले बार 4 भी मुश्किल जाएंगे, प्लस 80 का टारगेट राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण बिल है, इस बिल में धारा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में संशोधन के प्रस्ताव किए गए हैं और जो मंशा है, जो एम एंड ऑब्जेक्ट बतलाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा महिलाओं को पूरी सहभागिता देने का है और मेन उद्देश्य इस एक्ट में यही है कि हमारी जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति को पूरा का पूरा सहभागिता दी जावे। इससे पहले इस एक्ट में सहभागिता नहीं थी और अब सहभागिता देने के लिहाज से ये एक्ट इसमें लाया गया है, ये प्रोविजन बिल लाया गया है। सन 2000 से लगाकर आज दिन तक जो हमारे जल उपभोक्ता संरक्षण हुआ करते थे और जो उपभोक्ता क्षेत्र के रूप में धारा 3 में घोषित होते थे, उन क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, महिला अध्यक्ष और सदस्य चुनी जावे, इस लिहाज से ये सब बिल लाया गया है और महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार और माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने इस संबंध में जो एम एंड ऑब्जेक्ट में बताया है, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के संबंध में कृषकों की सहभागिता
अधिनियम 2000 में प्रस्तावित संशोधन भूस्वामियों और उनके पति या पत्नी को जल उपभोक्ता संगमों में सदस्य बनाने जाने का शुक्र बनाएंगे। और ये जो बिल के मार्फत जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो वर्तमान समय की आवश्यकता है और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार ही ये संशोधन लाया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मंत्री जी का कि राजस्थान में आपके कार्यकाल के दौरान सिंचाई के क्षेत्र में, किसानों को पानी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, खेत में पानी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ऐसे कार्य आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो अभूतपूर्व कार्य है उसे निरंतर आप जारी रखें। मैं इस बिल के संबंध में 3 सुझाव आपको देना निवेदन करूंगा और मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप इन सुझावों को कंसीडर करें। ये जो राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 है और इसका जो एम है सिंचाई प्रणाली में प्रबंधकों की सहभागिता के लिए उसमें वर्ड है कृषक। और इसमें जो वर्ड डेफिनेशन में इस एक्ट में वर्ड जो है वो वर्ड है धारा 3D में वो है भूस्वामी। कृपया आप कंसीडर करें भूस्वामी कौन होगा। वो भूस्वामी आपने वही बताए हैं जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में परिभाषित है और आप इसमें लिखा है भूस्वामी से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए गए, तैयार किए गए और रखे गए अधिकार अभिलेखों में भूमि के अधिकारी, अभिधारी, उप अभिधारी के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो भूस्वामी की डेफिनेशन बतलाई है उसी को आपने इसमें अडॉप्ट किया है और इसी को अडॉप्ट करते हुए मेरा निवेदन मंत्री महोदय आपसे यह है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपस में बातचीत नहीं, भूस्वामी की कोई डेफिनेशन नहीं है। गजेंद्र सिंह जी, आप ध्यान करें, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में, राजस्थान लैंड रेवेन्यू 1956 में भूस्वामी बैठे रहने तो आराम कर रहे हैं। अरे आराम कर जो रहे हैं। आपने ये कहा है कि इसकी डेफिनेशन में भूस्वामी वही माना जाएगा जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में बतलाया गया है। जब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में इसकी डेफिनेशन ही नहीं है, वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है। पर आपने इसमें एक प्रोविजन और बना दिया और वो प्रोविजन में ये कह दिया कि इसमें वो जो प्रोविजन है लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो डेफिनेशन है अगर इसमें नहीं है तो वही मानी जाएगी जो राजस्थान 380 एक्ट में है। और अगर राजस्थान 380 एक्ट में देखा जावे तो भूस्वामी को डिफाइन किया हुआ है और भूस्वामी का तात्पर्य जो है वो टीनेट से संबंधित नहीं है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि इसमें जो भूस्वामी बताया गया इसमें ये प्रोविजन है 8 में वर्ड एंड एक्सप्रेशन डिफाइन इन राजस्थान 380 एक्ट 1955 shall whenever used herein to be construed to be in meaning assigned them in the said land act। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये कह दिया कि अगर इसमें डेफिनेशन नहीं है तो राजस्थान 380 एक्ट में जो डेफिनेशन है वो इसमें मानी जाएगी। और राजस्थान 380 एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उस एक्ट में भूस्वामी को जो बताया गया है वो दूसरा मीनिंग उसमें दूसरा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको कंसीडर करें और कंसीडर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भूस्वामी का तात्पर्य ही दूसरा है। आप लैंड होल्डर, टीनेंट और विश्वेदार, भूस्वामीदार इन सब को डिफाइन किया हुआ है और भूस्वामी का जो अंग्रेजी मीनिंग आपने इसमें लिखा है लैंड होल्डर, वो लिखा है आफ्टर द एबोलिशन ऑफ जागीर, जमींदारी एंड विश्वेदारी राजस्थान स्टेट the become the landholder, therefore fully restricted division of the agriculture tenancy as it is the reason to be under section 53(4) of the Rajasthan Tenancy Act has been provided that landholder to be made। तो ये जो लैंड होल्डर की डेफिनेशन ये है, इसलिए मेरा सबमिशन है इस डेफिनेशन को ठीक करें और डेफिनेशन ठीक करेंगे तो आपका जो मकसद है पूरा होगा। और दूसरा मेरा निवेदन ये था कि इसमें आपने सेक्शन 2 की जो मैं तो अमेंडमेंट बता दिया, लेकिन ये जो वर्ड यूज किया गया है और जगह भी यूज किया गया है उसको डिफाइन करने के लिए नहीं किया है।
आपने धारा 4 सब क्लोज 2 में ही अमेंडमेंट मांगा है। धारा 4 सब क्लोज 3 के प्रोविजन में जो वर्ड यूज किया गया है उसमें अमेंडमेंट मांगा ही नहीं। इसलिए मेरा सबमिशन है उसमें भी आप अमेंडमेंट मांगें। और ये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान टीनेंसी एक्ट और इस एक्ट में जो डेफिनेशन है उसको कंसोलिडेट करके इसको ठीक करें। मेरा इतना ही निवेदन है माननीय मंत्री महोदय। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्रेसिव बिल है। महिलाओं को सशक्तिकरण का जो हमारा उद्देश्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा नारा है, उसी के तहत एक कदम। इसके लिए आपका आभार। ये जो टेक्निकल डिफिकल्टी उसको ठीक करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री प्रहलाद गुंजर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता। आप एड्रेस कीजिए, चेयर को एड्रेस कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संबोधित किया पहले, आपको बोल लूंगा। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक विचार के लिए सदन में लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी, इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा है कि हमारी जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है, जल उपभोक्ता संगम से लेकर उपभोक्ता समिति, वितरण समिति और परियोजना समिति, इनमें किसी भी स्तर पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नजर नहीं आता। और एक तरफ जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है, और केवल आज से नहीं, 2008 में वुमन पावर के उद्देश्य से भामाशाह योजना लागू की। भामाशाह योजना में गरीब परिवार की मुखिया महिला होंगी और सरकारी योजनाओं का जो तमाम लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा, प्रत्येक स्तर पर उसमें महिला की अगुवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार का नजरिया एक तरफ हर स्तर पर गरीब महिलाओं को आगे करना उनकी प्राथमिकता सरकार की बन गई, और असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात लगातार उठती रही है हर मंचों पर। ऐसे में हमारी सरकार और मंत्री जी ने जल उपभोक्ता समितियों में भी महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये अलग बात है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो परियोजना है वर्तमान में राजस्थान में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका से 2300 करोड़ रुपए का ऋण हमारे राजस्थान जल संसाधन विभाग को मिला। मुझे तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व पारित होने के बाद जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी हमारी उस 2300 करोड़ की ऋण योजना को फाइनल करके राजस्थान के सिंचाई क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ने वाले। उस योजना पर तार्किक चर्चा होती, कांग्रेस के मेरे मित्र सदन का समय जाया करने के बजाय अपनी अपनी सीटों पर खड़े होते और चर्चा करते। किसानों के कर्जे माफ करने की चिंता करने वाले मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आप में नैतिक साहस है और अगर आप किसानों के पक्षधर और हितकर तो अपनी अपनी टेबल पर जाओ और चर्चा करें। किस राजस्थान में
कौन सी सरकार ने किसानों के हित की चिंता की है? कौन सी सरकार ने किसानों की अनदेखी की है? और अगर आप किसानों के हितैषी होते, आपने अगर राजस्थान में किसान के हितों की सुरक्षा की होती, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो परिदृश्य आज राजस्थान में देखने को मिल रहा कि कल तक जो सत्ता पक्ष में बैठा करते थे, आज सीमित संख्या में विरोध में बैठे हुए, जिनकी आवाज तक इस सदन के बाहर निकल नहीं सकती। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के मित्र जनता के 2013 के चुनाव के हथौड़े की मार से निराशा और हताशा में आज भी बैठे हुए। अजमेर और अलवर के लोकसभा का चुनाव इनको इस प्रकार का आचरण करने के लिए मजबूर कर रहा। निराशा और हताशा में से अब जब चुनाव का साथ 1 साल बचा, अलवर और लोकसभा अजमेर का चुनाव माथे पर है, तब इनको लग रहा हम केवल स्कोरिंग करने के लिए इस राजस्थान की विधानसभा में ये जो बिल पारित हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देश की लोकसभा के मेंबर रहे, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे, ये जो बिल पारित हो रहा है, यह 4 सालों तक इस राजस्थान में कानून की शक्ल में काम करेगा। ये जो कानून पारित हो रहा, ये कानून इस राजस्थान की सिंचाई की प्रबंधन की व्यवस्था में सैकड़ों सालों तक माइलस्टोन बनने वाला। ऐसे महत्वपूर्ण बिल के समय पर सदन में चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन का समय खराब करने का जो आचरण ये जो प्रतिपक्ष के लोगों का राजस्थान देख रहा है, किसी भी सूरत पर राजस्थानी लोगों को माफ नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है अपने आप में क्रांतिकारी बिल है, लेकिन मैं इस बिल के माध्यम से मैं एक क्लॉज पर अगर बात करूंगा, इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य राजस्थान में ऐसे जल उपभोक्ता संगम जिनका चुनाव होना आवश्यक है, लेकिन उसकी सदस्यता में भूस्वामी अगर पुरुष और महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कोई भूस्वामी की परिभाषा लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट में परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने केवल चुनाव लड़ने के उस उपभोक्ता संगम और समितियों के लीगल राइट्स देने के लिए, वैधानिक राइट्स देने के लिए एक्ट लाए कि सिंचाई विभाग की उपभोक्ता संगम, जल वितरण समितियां या अन्य प्रबंधन समितियों में जहां पर अगर भूस्वामी पुरुष है और महिला के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, तो भूस्वामी की परिभाषा में पति पत्नी दोनों को परिभाषित किया है। अगर पति खातेदार है तो पत्नी उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है, और पत्नी खातेदार है तो पति उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लिबरल कानून महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वास्तविक चिंता कि अगर जहां पर महिला निर्वाचित होकर आने की स्थिति में नहीं है, यह ऐतिहासिक कदम है। वहां पर चाहे जल उपभोक्ता संगम, वितरण समिति हो, प्रबंधन समिति हो या कोई सी भी समिति हो, महिलाओं का सवर्ण किया जाएगा, तब जाकर समिति का अपना डेमोक्रेटिक इलेक्टिव ढांचा पूर्ण माना जाएगा, लोकतांत्रिक चुनाव ढांचा उसका पूर्ण माना जाएगा। एक ऐसा बिल जो राजस्थान की महिलाओं के इस जल वितरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी बनने का आज सदन में पेश किया जा रहा है, और नारे लगाकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसानों के हितैषी, हम किसानों की ऋण माफी की बात कर रहे हैं। मैं आज माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कोटा से आता हूं, और कोटा में माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चंबल की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 12-13 में 1274 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा कोटा 12-13 में जिस प्रकार के एक ठेकेदार को काम पिछली सरकार ने दिया, 5 साल गुजर जाने के बाद 1274 करोड़ में से 50-60 करोड़ का काम पूरा नहीं कर पाया। उसने केवल 13 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों को उपकृत किया। 13 के चुनाव में सत्ता के लोगों को उपकृत करके 1274 करोड़ के काम के पलीता लगाने वाला ठेकेदार, मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने शिकायत दी, कांग्रेस राज में जिस प्रकार का अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई पूछने वाला नहीं, बेईमानी पूर्वक नहरों की सुदृढ़ता के लिए जो पैसा आया है उसको हजम करने का काम सरकार और ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं। मंत्री जी ने उसके खिलाफ जांच बैठा है, उसको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की, उसका ठेका निरस्त करके दोबारा ठेका करने की कार्रवाई प्रारंभ की।
मैं तो इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना कहना चाहता हूं कि आप एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। राजस्थान की सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में ये मील का पत्थर होगा। हमें जायका से 2300 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। ऋण मिलने के बाद राजस्थान के सिंचाई प्रबंधन में किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई, डीपीआर बन गई है, टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारी मॉनिटरिंग इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस राज में ठेकेदारों ने मोनोपोली की, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज वो 1274 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ रुपए लग जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकती। हमें सख्ती के साथ इनका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। हमें ताकत के साथ, नियंत्रण के साथ जो हम निविदा जारी करें, निर्धारित समय पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार ठेकेदार इस काम को पूरा करे, इसके लिए चेक एंड पॉइंट मॉनिटरिंग की सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कितने ही चिल्लाए, ये राजस्थान की जनता पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ माननीय मंत्री महोदय आपकी तरफ देख रही है। और आज सिंचाई के बिना, आज जिस किसान की कर्ज माफी की बात हो रही, सिंचाई के अभाव में किसान त्रस्त है। धरती वैराणी जिसके माथे पे पानी और सिंचाई के प्रबंध के अभाव में वो धरती का पुत्र किसान रो रहा। अगर उसके खेत में सिंचाई का प्रबंध है, उसके खेत में फसल को पिलाने के पानी का समुचित प्रबंध है, तो अपना कर्जा चुकाना पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर वो स्वयं जानता है। हम इस राजस्थान के किसान को परिश्रमी और पुरुषार्थी कैसे बनाएं, इसके बारे में सरकार को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। हम परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार पर किसान को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, कर्जा लेकर कर्जा चुकाने वाला बनाए। उसके लिए जरूरी है, उसके लिए मानवीय संसाधन जुटा, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसकी खेती को मजबूत करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाए। इस दिशा में सरकार अब आगे बढ़ गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये बिल राजस्थान की सिंचाई में एक अद्भुत क्रांति लाएगा और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। दुनिया में ये संदेश जाएगा कि वुमन पावर का जो सपना लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री चली है, वो अब निचले स्तर तक पहुंचने लगा है। ग्रामीण स्तर तक, चौपाल तक महिला के सशक्तिकरण की बात प्रारंभ हुई है। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री घनश्याम तिवारी, श्री सुखराम बिश्नोई, श्री देवेंद्र कटारा, रामेश सिंह यादव, डॉक्टर फूलचंद बिंडा, केसराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधानसभा में तो राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता का संशोधन विधेयक पेश हुआ है। आपने मुझे इसके लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। कई मायने में जल है तो किसान है, और किसान का जल का उपयोग सही ढंग से करे, दक्षतापूर्ण पानी का उपयोग करे, तभी खेती संभव होती है। ये किसानों के हित से जिस तरह से बात कर रहे हैं, इन्होंने 60 साल में किसान की जो हालत की है, उस हालत को देखा जाए। आज जिस तरह से 3 साल पहले मोदी जी ने राज में आए, उन्होंने किसानों के लिए जो कर्जे माफ किए, किसानों की अपने फसल की बीमा किया, किसानों के जो फसलें खत्म हुई उसको मुआवजे के रूप में किसानों को मुआवजा दे करके पूरे भारत में पहली बार अगर कोई किसान की फसल को अतिवृष्टि या ओलावृष्टि या शीतलहर से नुकसान होता था, 50% पे मुआवजा देने वाले ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? इन्हें पूछे, आपको किसान जाके गांवों में पूछेगा कि आप 50% खराबा होने पर उसको मुआवजा देते थे, आज उसको 33% खराबे पर, और पंचायत को इकाई मानते हुए उस पंचायत में किसान का अगर कोई खराबा हुआ है तो भी हमारी सरकार उसका मुआवजा देती है। और इन्होंने 60 साल तक राज करके केवल किसानों को बरगलाया, केवल किसानों का शोषण किया। आज किसान अगर कोई मरता है
तो वो कांग्रेस सरकार की बदौलत मर रहा है कि इन्होंने 60 साल तक किसान को इसी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज पानी का सही ढंग से उपयोग करने के लिए अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, ये भी इनको रास नहीं आ रहा है। हमारी सरकार ने, मैं सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पानी का सदुपयोग करने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए राजस्थान तरसता है और राजस्थान पानी के लिए सही ढंग से उपयोग करने के लिए प्रबंध कमेटी में महिला का प्रतिनिधित्व दे करके पानी का सही रूप में उपयोग करने के लिए ये बिल लाए हैं। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और पानी का टेल तक किसानों को पानी पहुंचे, इसके लिए महिलाएं भी सशक्त होकर के इस प्रबंध समिति से दक्षतापूर्ण पानी का उपयोग करेंगे और पानी का सही ढंग से उपयोग करके खेती का बढ़ावा होगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, इस कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक ढारिया बांध के ऊपर जो फूट चुका था, मैंने विधानसभा में बार बार कहा था कि ढारिया बांध फूट चुका है, उस पर पैसे लगाइए। इन्होंने फूटी कोड़ी नहीं लगाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सिंचाई मंत्री जी को जो किसानों के हितैषी है। उन्होंने ढारिया बांध के लिए खुले दिल से 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मैं सदन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उस ढारिया बांध के बनने से मेरे क्षेत्र की किसानों की माली हालत सुधरेगी। किसानों ने आपको वहां बुलाने के लिए अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और आप यहां पर किसानों के लिए जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उससे आपको जनता आपके आंसुओं को समझ चुकी है और आने वाले समय में आपको करारा जवाब देगी। और किसान विरोधी कि ये कांग्रेसी जिस तरह से आज सदन में इस किसानों के बिल पर आपको बोलना चाहिए था, किंतु आप इस तरह से सदन में हंगामा करके किसानों की जो मांग आई है, किसानों का जो बिल आया है, उसके विरोध में आप हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी, आपने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर देने की जो मन में इच्छा जाहिर की है, वास्तव में आपके दिल में पानी के एक एक बूंद का उपयोग करके राजस्थान की जनता को ये मैसेज दिया है कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करके किसान की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा आपने बिल ला करके जो कार्य किया है, मैं इसकी बिल की प्रशंसा करता हूं और आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री पुरलमल सैनी, श्री मानक चंद सुराणा, माननीय प्रभारी मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017, इस पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने विचार रखे। मैं माननीय सदस्यों का आभारी रहूँगा और जो सुझाव आपने दिए निश्चित तौर पर रूल्स के फ्रेम करने के टाइम में इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि लंबा चौड़ा मामला नहीं है और 5-4 मिनट अगर आप रुकोगे तो आपका घड़ा है उसको भी आराम मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात इस बिल के ऊपर कही, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने चंबल नहरों का जीर्णोद्धार की बात की। मैं आपको बड़े अदब के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि 1274 करोड़ रुपए का बजट में घोषणा की गई थी मार्च 2012 के अंदर। मैं पूरे सदन का और माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष तौर से माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1274 करोड़ रुपए कांग्रेस के राज में इन्होंने प्रोविजन रखा, घोषणा की, और पौने 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए। जो आज ये किसानों के लिए इतना हल्ला कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए लगाए, और वो ही सिर्फ सर्वे के लिए लगाए। माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ माननीय मंत्री महोदय, एक इंच नहर का निर्माण इन्होंने नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय, किसानों के हितैषी हो रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, 1 इंच नहर का निर्माण इन्होंने नहीं किया। 1274 करोड़ रुपए की। माननीय मंत्री महोदय, इस किस्म के लोग आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं। मैं अंत में मेरी एक बात आपको, बचपन की बात माननीय मंत्री महोदय, चाहता हूँ। ये प्रजातंत्र के ऊपर आज से बहुत साल पहले एक बुजुर्ग आदमी ने एक कविता लिखी थी, और उस कविता में डोटासरा जी हो चाहे आप दूसरे हो, मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस आदमी ने मारवाड़ी में कविता में कहा कि जब उसका भाव ये था कि जब चुनाव आने लगे तब तेरी झोंपड़ी, किसान तेरी झोंपड़ी है, वो किसान तेरी झोंपड़ी हमें अच्छी लगती है। अन्यथा 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के बाद में 5 करोड़ रुपए सिर्फ व्यय किए, इसके सिवाय एक ढेला नहीं लगाया। ऐसे लोग यहाँ पर आकर के हल्ला कर रहे हैं, सदन का समय खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को पास करवा करके राजस्थान के किसान को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आए कि हम महिलाओं की सहभागिता को कितना महत्व दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न ये है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विपक्ष में है वो ना कहे। ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक संशोधन विधेयक 2017 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंडशः विचार। कोई बोलना चाहता है? खंड 2 से 7 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 7 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाह रहा था। पक्ष में हो ना कहे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ पक्ष जीता। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाह रहा था। 2 से 7 स्वीकार किए गए। इसके बाद बोल देना। अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता। अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर रामप्रताप प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में अध्यक्ष महोदय, सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हाँ कहे। मैं बोलना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया गया है। श्री राजपाल सिंह शेखावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपवन संशोधन विधेयक 2017 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूंगा। बहुत ही संक्षिप्त और छोटा
20 और 30 का संशोधन है, इसलिए मैंने जो अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है उसे वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। श्री प्रहलाद गुंजर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष बंद संशोधन उसकी आधी भी नहीं आ रही, आधी भी 2017 आधी सीटें भी नहीं आ रही कांग्रेस की। ऐसे ही कुएं में पड़े रहो आप, तो कुएं, आप तो वेल में बैठे रहो आराम से। बोलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस कीजिए। बोल रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। ये अंकित नहीं हो, इधर का एक भी शब्द अंकित नहीं हो, इधर का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ है, द राजस्थान रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1961 राजस्थान अधिनियम संख्या 9 की धारा 3 में एक संशोधन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे उपक्रम जहां राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है ऐसे उद्योग जिन्हें राज्य सरकार ने लगाया हो, इनको करने दो ना, ये अपना वो काबिलियत बताने दो। एक भी अंकित नहीं हो, इधर का एक भी शब्द। राज्य सरकार ने अधिकृत या टेक ओवर किया हो या फाइनेंस किया हो, ऐसे उद्योग अगर रुग्णता की स्थिति में आते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1961 की धारा 3 में, जिसमें धारा 18A लागू होना प्रस्तावित है, अंकित नहीं हो। उस धारा 18A के तहत ऐसे तमाम कारखानों को रुग्ण घोषित करके सरकार टेक ओवर कर सकती है। और सरकार ने राजस्थान अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया है, ऐसे कारखानों को 2 साल के लिए सहायता देंगे, पुनर्जीवित हो सके। और न केवल कारखाना पुनर्जीवित हो, उस कारखाने पर जो आधारित मजदूर वर्ग, अधिकारी वर्ग है, जिनका परिवार, उनकी आजीविका जिस पर निर्भर करती है, उन लोगों का जीवन समुचित रूप से चलता रहे। इस मौलिक चिंता के साथ सरकार ने यह प्रावधान किया है। ऐसे कारखानों को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार संसाधन उपलब्ध करावे और 2 साल के बाद उसको सरकार अधिसूचना द्वारा 12 महीने के लिए लगातार 20 वर्षों तक बढ़ा सकती थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार देखने में आया कि लगातार 20 सालों तक सरकारों को सहायता उपक्रम उपलब्ध कराने के बाद भी कई सार्वजनिक उपक्रम रुग्णता की स्थिति के बाहर नहीं आए। और ऐसे हालात में ऐसे उपक्रम जिन पर हजारों लोगों की आजीविका निर्भर करती थी, ऐसे उपक्रम जिनमें सरकार का हजारों करोड़ रुपए का निवेश था, 20 सालों की सहायता के बाद भी अगर पुनर्जीवित नहीं हुए, उनको चलाए रखना सरकार के लिए एक बहुत आवश्यक विषय बन गया। इसलिए ये गुंजाइश इस कानून के द्वारा खड़ी की गई कि 10 वर्षों तक और उनको सहायता देके किसी न किसी तरीके से लोगों की आजीविका और उद्योग दोनों का जीवन संचालित होता रहे। और इसलिए ये आवश्यक सुधार इस बिल के माध्यम से लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सेक्शन 8 में 18A लागू होता है और जब उस उद्योग को रुग्ण घोषित करते हैं, सरकार को गंभीरता पूर्वक एक विषय पर विचार करना चाहिए।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब कोई उद्योग रुग्णता की स्थिति में आ रहा, 18A के तहत सरकार डिक्लेरेशन कर रही, उस स्थिति में उसके रूट कॉज, मूल कारण पर सरकार को जाना चाहिए कि आखिर जीवंत रूप से चलने वाला कारखाना किन परिस्थितियों के कारण रुग्णता की स्थिति में आ गया। हम आर्थिक रूप से संसाधन उपलब्ध कराएं, उसको एड दे, फंडिंग करें, कानून में संशोधन करें, लेकिन उसके मूल कारणों में जाकर जिन कारणों से कारखाने का दम घुटने लगा, रुग्णता की स्थिति में आया है, उस रूट कॉज पर जाकर ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और उस रूट कॉज में जाने के बाद उसकी रुग्णता के जो कारण तथ्यात्मक रूप से जो सरकार के सामने आवे, लगातार 30 सालों तक उसको सहायता उपलब्ध कराने के समानांतर उन कारणों को मेट आउट करने के बारे में सरकार के गंभीर प्रयास नजर आने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में भी इन लॉज में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हम रूट कॉज में जाएंगे नहीं, लगातार हम रुग्ण इकाई को सहायता पे सहायता देते जाएंगे, और क्या गारंटी कि 20 साल की लगातार सहायता के बाद रुग्णता की स्थिति से जो कारखाना बाहर नहीं आया वो 30 साल की सहायता के बाहर आ जाएगा। 30 साल सहायता देने के बाद भी जो कारखाना सरकार के ऊपर अंतत्व गत्वा बोझ बनकर गिर जाए, लोगों की आजीविका का इस उम्र के 55-50 साल के पड़ाव में, जहाँ रिटायरमेंट की उम्र में जिसका कर्मचारी आने लगे, वहां आकर वो सबके जीवन पर बोझ बन जाए, उस स्थिति को 30 सालों में कैसे समाप्त करें, किस तरीके से उसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। आज अगर 30 साल, 25 साल, 50 साल पहले जो कारखाने सरकारी उपक्रम हो या निजी क्षेत्र के हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जिस प्रकार के औद्योगिक नवाचार हुए, जिस प्रकार की तकनीकी आई है, नए तकनीकी के कारखानों के सामने पुराने उद्योगों का टिकना, सर्वाइव करना एक बहुत बड़े चैलेंज होगा। उस चैलेंज में अपने आप को शामिल करें। सहायता मात्र से काम नहीं चलेगा। हमारा कारखाना जो सहायता मांग रहा है, झटका खा रहा है, अगर सहायता के साथ साथ उसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके उसकी गति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए रूट कॉज में जाकर उन कारणों को समाप्त करके किस तरीके से उसको नई प्रौद्योगिकी के साथ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा सकता है, अगर हमने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 साल तक सरकार पर बोझ बनने वाला कारखाना 30 साल बोझ बनने के बाद भी वो स्थायी बोझ बनेगा। लेकिन हमने आधुनिक तकनीकी के नवाचारों के साथ उसके टेक्निकल सिस्टम को साउंड करके, उसको सुदृढ़ करके, उसको पुनर्जीवित करने का एक औद्योगिक वातावरण के जो आधुनिक नवाचार हैं उस चुनौती में लड़ने के लिए उसको तैयार करके खड़ा किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान के औद्योगिक वातावरण में हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का औद्योगिक वातावरण वैसे ही बहुत हताशा और निराशा में, उद्योग बंद हो रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की ये चिंता, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चिंता है कि उद्योगों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। ये सरकार का कदम क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इस कदमों के समानांतर वो सारे तमाम कदम उठाए जाने चाहिए कि जो केवल सरकार पर बोझ बने, उससे पहले हम उसको सेल्फ स्टैंडिंग, अपने पैरों पर खड़ा करने की स्थिति में कैसे कारखाने को तैयार कर सकते हैं, कैसे उसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारे विषयों पर भी अगर सरकार रूट कॉज का अध्ययन करके कमेटी बनाकर और 20-30 सालों में लगातार हर 12 महीने फंडिंग करते चले जाएंगे, उस फंडिंग करने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब आप सेक्शन 18A के तहत उसको अंडरटेकिंग लोगे, उसको रुग्ण घोषित करोगे, उसी समय आपकी एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए जो प्रतिवर्ष उसका मूल्यांकन करे, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है। घट रही है तो कौन से कारण हो सकते हैं, बढ़ रही है तो और किस ताकत से, इसमें कौन सी नवाचारों के साथ इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। एक तकनीकी समिति भी स्थायी रूप से उस कारखाने में हर साल मॉनिटरिंग के लिए और उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट के आधार पर फंडिंग की जावे। ये कमेटी भी माननीय मंत्री महोदय प्रतिवर्ष उसके काम की मॉनिटरिंग की बननी चाहिए और नवाचारों से उसको खड़ा होने का अवसर दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आभार व्यक्त करता हूं। मैंने जो संशोधन दिया है उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। श्री घनश्याम तिवारी, श्री सुखराम बिश्नोई, श्री देवेंद्र कटारा, श्री रामेश सिंह यादव, श्री डॉक्टर फूलचंद बिंडा,
श्री केशवराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहायता उपक्रम विधेयक 2017 कितनी हो गई तो आज सदन में पेश हुआ है। मैं इसमें जो संशोधन कर रहे हैं, अधिनियम में वर्ष 1982 तथा वर्ष 1999 में संशोधन किए गए। वर्ष 1982 में अधिकतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई। 1999 में अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई। सरकार किसी उपक्रम में कोई भी राशि लगाती है और राशि लगाने के बाद में उस उपक्रम को सफलतापूर्वक काम करने के लिए वो निश्चित समय सीमा में अपनी उत्पादन की स्थिति में नहीं आ पाता और वो इस सरकार द्वारा लगाए गए जो भी पैसे लगते हैं वो बेकार चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके ठीक से काम नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं। कई उपक्रम 20 वर्ष तक सहायता उपक्रम की स्थिति में रहने के उपरांत भी रुग्णता से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा कई कारणों से हो जाता है तथा न्यायालय में रिवाइवल का मामला लंबा चल जाता है। पुनर्जीवन हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना अथवा ऐसे प्रस्ताव का सभी संबंधित की सहमति नहीं होना आदि, ऐसी स्थिति में लंबे समय तक इकाई पुनर्जीवित नहीं हो पाती है। राहुल गांधी तक ऐसे उपक्रमों की सहायता अवधि में विस्तार नहीं किया जाता है तो उसका पुनर्जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे उपक्रमों का घाटा निरंतर बढ़ता जाता है एवं अंत में वह राज्य के लिए भार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो निर्णय किया है वो सरकार के ऊपर भार न बने और 20 साल से उसका समय बढ़ाकर 30 साल तक की रुग्णता के लिए उसको बढ़ा दिया जाए ताकि वो इकाई अपने उत्पादन में वृद्धि करके वो सरकार के द्वारा लगाई गई पूंजी का उपयोग करके सरकार की पुनर्भरपाई कर सके। ऐसी स्थिति के लिए ये जो बिल ला करके उसके रुग्णता का समय 20 साल से बढ़ाकर 30 साल किया है उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उसको अब समय दे करके वो इकाई अच्छी तरह से काम करने लग जाए, 30 साल में सरकार के लगाए हुए पैसा वापस अदा कर सके। ऐसी स्थिति में लाने के लिए ये बिल लाया है। निश्चित रूप से मैं इसकी तारीफ करता हूं और आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैंने जो जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है मैं मेरे जनमत के प्रस्ताव को वापस लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री पूरनमल सैनी, प्रश्न ये है कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध प्रभारी मंत्री माननीय प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रद्युम्न सिंह साहब को जिन्होंने कहा कि आपको राजस्थान के किसानों को कर्जदार बनाने के लिए जवाब देना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियलाइजेशन के 3 डायमेंशंस हैं। एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एक कैपिटल फॉर्मेशन करना और तीसरा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कोटा उत्तर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत तेजी के साथ में तब्दीलियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया के बाजार का डायनामिक्स बदल रहा है और ये बदलते हुए डायनामिक्स के साथ में अपने आप का तारतम्य बिठाने के लिए उद्योग के क्षेत्र के लोगों को कई इलाके में काम करना पड़ता है और इन्हीं परिस्थितियों से जूझते हुए कुछ इकाइयाँ रुग्ण हो सकती हैं, रुग्ण हो जाती हैं। उन इकाइयों को रुग्णता से बाहर लाने की कोशिश के तहत
कुछ श्रम कानूनों के तहत उनको प्रोटेक्शन देने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये समय पहले 5 साल था, उसका अमेंडमेंट करके 10 साल किया गया, उसके अमेंडमेंट के बाद उसको 20 साल किया गया और इस अमेंडमेंट के जरिए उस पीरियड को हम 30 साल करना चाहते हैं, जिससे कई इकाइयाँ रिवाइवल उनका हो सके, रुग्णता के दौर से बाहर आ सके। ये तिलम संघ का एक्यूमुलेटेड लॉस तो पहले 20-22 करोड़ से ज़्यादा था, वो 15 करोड़ हो गया है, जो कई यूनिट्स को फायदे में नहीं थी, उनको यूनिट्स को फायदे में लाने में उसके कारण से फायदा पहुंचा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट को आप पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री केशवराम चौधरी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्न ये है कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2017 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 उधर तो नींद आ गई साहब से। स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया गया। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 25 अक्टूबर 2017 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जय हिंद।